हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 8, जो कि हमने गति स्टार्ट किया था। इसके पिछले वीडियो में हमने औसत चाल, औसत वेग, औसत त्वरण, इन सभी को अच्छे से डिस्कस किया था। तो आज के वीडियो में हम औसत चाल के कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, औसत चाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, त्वरण को देखेंगे। ठीक है, तो इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पहला। तो यहाँ पे लिखा है एक बस 5 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे लिखा है कि 5 घंटे में कितना जाती है, 200 किलोमीटर जाती है, तथा एक कार 5 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस जो है 200 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में करती है, और यहाँ पे कार है जो 250 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में करती है। ठीक है, तो बस तथा कार की चाल ज्ञात कीजिए तथा इनमें से किसकी चाल अधिक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है। तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था चाल के बारे में कि चाल का जो फॉर्मूला होता है वो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, हमने आपको बताया था चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चाल को हमने कहा था कि आप लोग अगर चाहें तो इसे v से नोट कर लीजिएगा। तो v बराबर दूरी को हमने s से कहा था और समय को t। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, चाल हमें निकालना है बस तथा कार की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस की चाल निकाल लेते हैं। किसकी निकाल लेते हैं, बस की। ठीक है, तो बस की चाल के लिए यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5 घंटे। ठीक है, तो हमें समय दिया हुआ है, तो समय यहाँ पे हम समय को t से लिखते हैं। t बराबर हमें दिया है 5 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पे 5 घंटे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 200 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी यानी जो हमें x दिया है वो हमें दिया है 200 किलोमीटर, यानी km लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। अब हम चाल निकाल लें बस के लिए, तो जो हमारी चाल आएगी यानी v आएगी, जो v बस के लिए आएगी, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं v बस मतलब v यानी चाल हम निकाल रहे हैं बस के लिए। तो चाल बराबर हमारा क्या होगा, s/t। तो s की वैल्यू यहाँ पे 200 रखेंगे और t की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे। तो इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो ये हमारा बस की चाल आ जाएगी। इसी प्रकार से अब हम कार की बात कर लें। तो कार की बात करते हैं यहाँ पर। तो कार के लिए देखिए यहाँ पे समय दिया है 5 घंटे, यानी t बराबर अगर हम कार के लिए लिखेंगे तो 5 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, फिर लिखा है 250 किलोमीटर की दूरी, तो दूरी को यहाँ पे हम s से लिख लेंगे जो कि हो जाएगी 250 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो कार की अगर हम चाल निकालें यानी v निकालें तो v कार निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस कितनी है, 250 है, और टाइम कितना है, 5 है। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला गया कि इनमें से किसकी चाल अधिक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बस की चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, और कार की चाल है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं कि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा किसकी अधिक है, तो बताएंगे कार की चाल क्या है, अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की रेल पथ के प्रथम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तथा शेष दूरी करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए जिससे कि औसत चाल पूरी यात्रा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा बनी रहे। ठीक है, तो औसत चाल कितनी दी हुई है यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे अगर नोट करना चाहें तो औसत चाल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो औसत चाल यहाँ पे कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल बनी रहनी चाहिए। तो आप सभी को बता दें कि औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, शेष दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसको आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी दी गई, 120 किलोमीटर के प्रथम 30 किलोमीटर को कितने में जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी जो 30 किलोमीटर की दूरी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। और शेष दूरी तय करने के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो औसत चाल बराबर जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे हम लिखते हैं, औसत चाल बराबर क्या होता है यहाँ पे कुल दूरी बटा कुल समय। ये फॉर्मूला औसत चाल का होता है, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कुल दूरी है वो 120 किलोमीटर है। तो कितनी कुल दूरी को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे। कुल समय हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक समय हमारा प्रथम 30 किलोमीटर के लिए डिवाइड होगा और दूसरा हमारा शेष दूरी के लिए, जो कि शेष दूरी हमारी 120 से अगर 30 घटा देंगे तो 90 आ जाएगी। तो
तो प्रथम हमारा समय मान लेते हैं वो T1 हो जाएगा, द्वितीय समय मान लेते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें प्रथम समय निकालते हैं, यानी प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी के लिए निकालते हैं, और दूसरी जो शेष हमारी 90 किलोमीटर की दूरी बचेगी उसके लिए समय निकालते हैं। इन दोनों की यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, तब जाके हम यहाँ पे आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रथम के लिए, तो प्रथम 30 किलोमीटर के लिए अगर हम समय निकालें तो समय बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आपको क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर निकालेंगे तो चाल नीचे आ जाएगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी हमारे पहले कंडीशन के लिए पहले समय के लिए 30 दी हुई है और चाल भी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कट के हमारा 1 आ जाएगा, यानी पहले का जो समय आ जाएगा वो 1 हावर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन के लिए समय निकालें, जो शेष दूरी बची है 120 किलोमीटर का पथ है, उसमें से 30 कवर कर लिया है, तो 120 में से आप हमने क्या किया 30 कवर कर लिया है, तो हमारी जो शेष दूरी होगी वो कितना आ जाएगा, जो हमारा शेष दूरी होगी वो कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो यहाँ पे समय बराबर जब दूसरी बार निकालेंगे तो दूरी का कितनी रखेंगे 90 रखेंगे, और चाल तो हमें पता नहीं है कि यहाँ पे देखिए शेष दूरी तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो शेष दूरी के लिए हमें चाल नहीं पता है, तो शेष दूरी के लिए हम यहाँ पे चाल मान लेते हैं, क्या मान लें v मान लेते हैं। ठीक है, पहले के लिए हमें पता है कि 30 किलोमीटर के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, दूसरे के लिए हमें शेष दूरी तो हम निकालेंगे 120 से 30 घटा के, लेकिन हमें चाल नहीं पता है और यही चाल हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा T2। अब यहाँ पर आ जाइए औसत चाल में, तो औसत चाल हमें दी गई है क्वेश्चन में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे औसत चाल यहाँ पे दी गई थी क्वेश्चन में, कितनी दी गई थी, औसत चाल दी गई थी 60 किलोमीटर घंटा। ठीक है, तो औसत चाल यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है, तो यहाँ पे फॉर्मूले में रख लेंगे 60। कुल दूरी कितनी दी गई है, तो कुल दूरी दी गई 120 दी गई है। ठीक है, ये लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए T1 कुल समय हमारा क्या है 2 पार्ट में है, पहले 30 किलोमीटर दूरी के लिए समय हमने T1 माना है, शेष 90 किलोमीटर दूरी के लिए समय कितना माना है T2, इन दोनों समय को जोड़ दे देंगे तो कुल समय आ जाएगा। अब देखिए T1 की वैल्यू कितनी दी गई, T1 की वैल्यू यहाँ पे 1 दी गई है और T2 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 90/v दी गई है। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहीं पे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो 60 का गुणा 1 से होगा तो ये 60 ही आएगा। ठीक है, फिर 60 का गुणा 90/v से होगा तो 60 गुणे 90 ये v आ जाएगा और बराबर कितना रहेगा 120 रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ये 60 को हम उधर माइनस कर देंगे जाके, इनको गुणा करा लेते हैं, तो 9 छक्के 54 और ये v आ जाएगा, क्योंकि हमें निकालना है यही चाल दूसरी के लिए, 60 उधर माइनस होगा तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बचेगा 5400/v बराबर हमारा बचेगा 60 बचेगा। ठीक है, अब ये v जो हमारा बटे में इसको इधर भेज देंगे और इस 60 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ये होगा क्या, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारा v आ जाएगा ऊपर आ जाएगा और 60 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5400/60, जो 0 से 0 कट जाएगा और 6 9 है 54 आ जाएगा और ये 0। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो v बराबर जो हमारा आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, तो पहले 30 किलोमीटर के लिए चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी यानी 90 किलोमीटर के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, ये हमें चाल दी गई है और कितनी दूरी कवर करता है, 100 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। यानी वही 100 किलोमीटर की दूरी पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और वही 100 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो हमसे पूछा गया है कि पूरी यात्रा के दौरान हमें औसत चाल निकालना है। ठीक है, तो सभी को पता है कि औसत चाल का फॉर्मूला हमने बताया था कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो अगर हमें यहाँ पे औसत चाल या हमें क्या करना है, अगर हमें औसत चाल निकालना है तो हमें कुल दूरी पता होनी चाहिए और कुल दूरी बटे हमें कुल समय पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा सवाल होगा। तो कुल दूरी तो आपको पता है कि 100 किलोमीटर इधर ए से बी गया था और फिर 100 से बी से ए वापस आया था, क्योंकि वापस भी आया था। तो इस प्रकार से हमारी कुल दूरी जो होगी वो 100 + 100 हो जाएगी। कुल समय ए से बी जाने में हमारा मान लेते हैं समय क्या लगा था, T1 लगा था।
और बी से ए आने में हम मान लेते हैं समय हमारा क्या था, T2 था। तो अगर हमें ए से बी तक जाने में समय और बी से ए तक आने में समय पता हो जाए और दोनों समय को हम यहाँ पे रख दें तो इस प्रकार से हमारा औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले ए से बी तक जाने के लिए T1 निकाल लेते हैं। तो समय बराबर जो होगा वो हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा S/T हो जाएगा। तो हम T1 निकालते हैं यानी ए से बी के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब हमारी बस क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी हम मान लेते हैं इधर जा रही है 60 किलोमीटर से। देख लीजिए यहाँ पे 60 किलोमीटर का एरो इधर दिखा, यानी ए से बी की तरफ 60 किलोमीटर वाला है। तो कुल दूरी कितनी होगी, 100 किलोमीटर यहाँ पे रख दीजिए। और चाल कितनी चाल से जा रहा है, 60 से जा रहा है, तो यहाँ पे 60 रख दीजिए। तो इसको काट के देखिए तो यहाँ पे 2 3 6 कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 1.66 करके कुछ आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। तो ये हमारा समय T1 हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, T2 निकाल लेते हैं। जब वापस आएगा, वापस आने के लिए समय निकाल लें तो वापस कितना आना है, कितनी दूरी आना है, 100 ही दूरी आनी है। तो यहाँ पे दूरी हम कितनी रखेंगे, 100 रखेंगे। और कितनी चाल से वापस आ रहा है, यहाँ पे लिखा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने एरो दिखाया 40 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, 40 किलोमीटर रख लेंगे। 0 से 0 काट देंगे और इसको और डिवाइड करेंगे तो ये 5/2 आएगा। ठीक है, तो ये 5/3 आया है, ये 5/2 आया है। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम यहाँ पे समय निकाल लेते हैं, इनको जोड़कर ताकि आसानी रहे। तो कुल समय हम मान लेते हैं हमारा T है, तो हम T बराबर क्या करते हैं, T1 + T2 कर लेते हैं। तो T1 हमारा 5/3 है, T2 हमारा 5/2 है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा। तो 2 इधर आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा समय आएगा, कुल समय यानी T1 + T2 जो जोड़ेंगे तो वो आएगा 25/6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम T1 + T2 का मान क्या रखेंगे, 25/6 रखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आप क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी कितनी हो जाएगी, हमारी 200 हो जाएगी। और हमने T1 + T2 हमने निकाला हुआ है 25/6 निकाला हुआ है, तो ये 25/6 लिखेंगे। होगा क्या, ये 6 ऊपर चला जाएगा तो 200/25 रहेगा और ये 6 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर ठीक है, जो तीसरा चौथा पार्ट होगा, जो चौथा होता है वो पहले के साथ चला जाता है। तो ये 25 से कम 25 आ जाएगा, 25 चौको 100। तो इस प्रकार से जो हमारा आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, औसत चाल कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति। और यहाँ पे 25 चौको 100 होगा, नहीं होगा 25 8 200 होगा। ठीक है, यहाँ पे 25 चौको 100 जो हमने कर दिया था वो कर लीजिए 25 8 200। तो यहाँ पे 8 आएगा और 8 और 6 का गुणा कराएंगे तो ये 48 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी औसत चाल आ जाएगी वो हमारी 48 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने किया क्या था, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, औसत चाल निकालना था। तो औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय किया। कुल दूरी हमें पता था कि 100 किलोमीटर जाना है और 100 किलोमीटर वापस आना है, तो इस प्रकार से 200 हो जाएगी। फिर हमने कुल समय के लिए क्या किया कि जाने वाला समय T1 माना, वापस आने वाला T2 माना। तो जाने वाले समय के लिए हमने दूरी बटे चाल लगाया। तो जाने के लिए समय के लिए हमने दूरी कितनी रखी थी, 100, और चाल कितनी रखी थी, 60। वापस आने के लिए जो समय निकाला उसके लिए दूरी हमने 100 रखी थी और समय कितना चाल कितनी रखी थी, 40 रखी थी। तो इस प्रकार से हमने T1 और T2 निकाला, इन दोनों को जोड़ लिया तो कुल समय आ गया। कुल समय की वैल्यू यहाँ पर हमने 25/6 रखा, 6 ऊपर भेज दिया, 25 और 200 को काटा तो 8 आया और 8 का 6 से गुणा कराएंगे 48। तो औसत चाल जो हमारी आ जाएगी वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें लिखा है मोहन 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपनी साइकिल से चलाता है। तो मोहन जो है 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से साइकिल चलाता है। तो ये वेग दिया हुआ है और ये पहले का वेग दिया है। तो हमने आपको बताया था जब हमने थ्योरी समझाई थी तो हमने कहा था जो पहले का वेग होगा उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं, उसे u से लिखते हैं। तो u बराबर हमारा दिया है 8 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तब वह इस प्रकार से ब्रेक दबाता है कि साइकिल जो होती है का वेग जो होता है अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड तक आ जाता है। यानी जब ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाने के बाद उसके वेग में कमी आएगी, तो वो 5 सेकंड के बाद जो वेग हो गया है वो 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। यानी जो बाद में वेग हो गया उसे हम v से लिखते हैं और वो वेग कितना हो गया है, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। ठीक है, ये हो गया है।
ठीक है, कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और कितने समय में हुआ है, तो टी बराबर यहाँ पे दिया है कि 5 सेकंड में हुआ है। ठीक है, कितने में हुआ है, 5 सेकंड में हुआ है। तो पूछा गया है साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको डेरिवेशन या थ्योरी में बताया था कि जो त्वरण होता है उसे हम ए से लिखते हैं। तो त्वरण बराबर जो हमारा फॉर्मूला था वो आपको बता देते हैं यहाँ पे फिर से। त्वरण बराबर था वेग परिवर्तन यानी डेल्टा वी बटे समय, यानी क्या था हमारा, डेल्टा वी बटे समय था, यानी डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी टी हो जाएगा। तो वेग परिवर्तन डेल्टा वी को हमने ऐसे भी लिखा था कि v माइनस यू बटे टी भी लिखा था। ये जो हमारा त्वरण है उसे डेल्टा वी बटे डेल्टा टी लिखते हैं और डेल्टा वी को v माइनस यू बटे टी भी लिखते हैं। जो शुरुआत का वेग दिया होगा उसे प्रारंभिक वेग u कहते हैं। ठीक है, जो बाद का वेग दिया होगा, अंतिम वेग होगा, उसे v से लिखते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू कितनी दी गई है, वेग जो दिया है वो 4 दिया हुआ है, अंतिम वेग हमारा 4 दिया है और प्रारंभिक वेग u का मान कितना दिया है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 4 दिया है और ये 8 दिया, और समय कितना दिया है, 5 दिया है। तो 8 से 4 हम जो घटाएंगे तो हमारा जो a आएगा वो माइनस का 4/5 आएगा। 5 को 4 से हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये त्वरण का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा त्वरण निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को अच्छे से यहाँ पे नोट डाउन कर लें। वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 जो कि हमारे चाल और त्वरण से संबंधित थे इनको अच्छे से यहाँ पे समझा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।